गुरुमंत्र एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मेरे प्यारे बच्चों आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ जुड़ रहा हूं गणित शिक्षण मैथ्स पेडागोजी। मेरे प्यारे बच्चों, इसमें 15 क्वेश्चन आने हैं। 15 क्वेश्चन यहां से आएंगे, 15 क्वेश्चन, और ये 15 मार्क्स के होंगे, यानी 15 मार्क्स के होंगे। 15 क्वेश्चन 15 नंबर का होगा। तो इसमें जो सबसे पहला टॉपिक है, सबसे पहला टॉपिक, ठीक है, उसकी हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। उसकी चर्चा करने जा रहे हैं, वो क्या है? वो है गणित की प्रकृति। क्या है? गणित की प्रकृति है, यानी कि नेचर ऑफ मैथ्स, राइट। इसकी हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, यानी गणित की प्रकृति की हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। ये पहला टॉपिक है, ठीक है, ये पहला टॉपिक है जिसकी हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। अब सवाल ये है कि इसमें जो मैंने लिखा गणित की प्रकृति, तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों ये जानो कि गणित क्या होती है। सबसे पहले ये जानो, ठीक। तो गणित को बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय माना जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इसको सब्जेक्ट माना जाता है, ठीक है। देखिए, जनरली देखिए, जिस बच्चे की मैथ अच्छी होती है कहते हैं बड़ा अच्छा बच्चा है सब लोग, ठीक है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये अच्छी मानी जाती है। दूसरी चीज जो गणित है, गणित, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, गणित। अब हम बात करेंगे कि गणित एक्चुअल में है क्या, इसकी उत्पत्ति कहां से हुई, इसकी स्टार्टिंग कहां से हुई, इन सब की चर्चा करेंगे। तो दूसरी चीज जो गणित है, इसकी मेरे प्यारे बच्चों, इसको अगर हम ये कहें कि गणित को इंग्लिश में क्या कहते हैं, यानी इंग्लिश वर्जन इसका क्या होता है, ठीक है, यानी इसका जो अंग्रेजी रूपांतरण है मेरे प्यारे बच्चों, रूपांतरण इंग्लिश वर्जन, वो क्या है? वो है मैथमेटिक्स। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? ये है मैथमेटिक्स, है मैथमेटिक्स, राइट। मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स यानी कि मैथमेटिक्स, ठीक है, मैथमेटिक्स है, राइट। इसको इंग्लिश में मैथमेटिक्स कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो जो ये मैथमेटिक्स शब्द है, मैथमेटिक्स, ध्यान दीजिएगा, मैथमेटिक्स जो शब्द है, इसकी उत्पत्ति यानी इसका जो ओरिजिन है, वो एक शब्द है मैथनोलर्न। मैथनोलर्न एक शब्द है मैथनोलर्न, जहां से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। और ये ग्रीक भाषा का शब्द है मेरे प्यारे बच्चों। किस भाषा का? ये ग्रीक भाषा का जो है शब्द है मैथनोलर्न, जहां से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। और जो ये मैथनोलर्न है मेरे प्यारे बच्चों, आप देख रहे हो ना, मैथनोलर्न, मैथनोलर्न का जो अर्थ होता है, यानी इसकी जो मीनिंग होती है, वो होता है गणना सीखना। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? इसका जो अर्थ होता है वो होता है गणना सीखना। मैथनो मतलब मैथ मतलब गणना, और लर्न मतलब सीखना, राइट। तो ये मैंने बताया कि मैथ, गणित को इंग्लिश में मैथमेटिक्स, और मैथमेटिक्स की जो उत्पत्ति है यानी ओरिजिन, वो मैथनोलर्न एक ग्रीक भाषा का शब्द है, वहां से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है, जिसका अर्थ होता है गणना सीखना मेरे प्यारे बच्चों। तो ये तो पहली चीज मैंने बताई आपको। चलिए दूसरी चीज की हम लोग चर्चा करते हैं इसमें। मतलब अगर हम बात करें कि गणित जो है ना प्यारे बच्चों, इसका जो प्रारंभ है, ध्यान दीजिएगा, प्रारंभ, स्टार्टिंग, गणित का जो प्रारंभ है वो कहां से हुआ? ध्यान दीजिएगा, गणित का प्रारंभ अंक या गिनती से हुआ है, काउंटिंग नंबर और डिजिट से हुआ है मेरे प्यारे बच्चों। ये क्या होगा? ये सबको पता है, क्या हो सकता है ये? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक। यहां से इसकी स्टार्टिंग मानी जाती है, ठीक है। कहां से? गणित की स्टार्टिंग कहां से मानी जाती है? अंक या गिनती से मेरे प्यारे बच्चों मानी जाती है, ध्यान दीजिएगा। अब थोड़ा सा अगर हम लोग बात करें इन जनरल कि गणित को कहते क्या है। भाई हमने कह दिया बहुत महत्वपूर्ण विषय है, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, बच्चों को ध्यान में रखते हुए। दूसरा ये कहा कि इसकी उत्पत्ति कहां से हुई? मैथनोलर्न शब्द से हुई, ग्रीक भाषा का शब्द है, गणना सीखना इसका मतलब होता है।
तीसरा हमने ये बता दिया कि गणित का प्रारंभ कहां से हुआ, अंक या गिनती से हुआ। लेकिन सवाल इस बात का है मेरे प्यारे बच्चों कि मैथ है क्या। कोई अगर पूछ ले हमसे कि मैथ है क्या, तब हम क्या बताएंगे। तो ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, मैथ है क्या, हम लोग इसकी अगर चर्चा करें तो मेरे प्यारे बच्चों जो मैथ है ना, मैथ गणित अगर इसके शाब्दिक अर्थ की बात करें कि जो मैथ है इसका शाब्दिक अर्थ क्या होगा, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होगा। ठीक है, मैथ का शाब्दिक अर्थ क्या होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों जो मैथ है इसका शाब्दिक अर्थ क्या होगा, जहां पर हम लोग कैलकुलेशन देख लेते हैं तुरंत कह देते हैं मैथ है। ठीक, तो बस वही है ये कहने का मतलब, वह शास्त्र, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, वो शास्त्र जिसमें किसकी प्रधानता हो, जिसमें गणनाओं की प्रधानता हो, जिसमें गणनाओं की प्रधानता हो। ठीक है, ऐसा सब्जेक्ट, शास्त्र का मतलब ऐसा सब्जेक्ट जिसमें कैलकुलेशन को प्रायोरिटी दी जाती है, वो क्या होती है, वो मैथ्स होती है। इतना सबके समझ में आया, इतना क्लियर हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। अब हम आगे की तरफ अग्रसर हैं, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये सारी चीजें आपको क्लियर हुई, आई होप सो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इसमें हम लोग ये जानेंगे मेरे प्यारे बच्चों कि ये तो जान लिया कि मैथ का प्रारंभ कैसे हुआ, कहां से हुआ, ये जान लिया। ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करें तो जो गणित है मेरे प्यारे बच्चों, गणित अभी मैंने चर्चा की थी, जो गणित है इसका प्रारंभ कहां से माना गया, इसकी स्टार्टिंग मेरे प्यारे बच्चों, इसकी स्टार्टिंग मानी गई कि इसकी स्टार्टिंग अंक से हुई या गिनती से हुई। राइट, ये क्लियर हुआ, यहां से इसकी स्टार्टिंग मानी गई। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अब क्या है, स्टार्टिंग तो चलो गिनती और अंक से हो गई, ये सबको पता है। अब दूसरी बात इसमें क्या है, दूसरी बात, गिनती अंक तो सबको पता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, राइट, ये है। अच्छा, अब गिनती और अंक से क्या मिलके बनता है, इनसे मिलके बनता है संख्या, या इनसे मिलके बनती है क्या, संख्याएं। राइट, संख्या बनती है, नंबर बनता है। जैसे हमने दो नंबर को मिला दिया, मान लीजिए हमने 23 लिख दिया, तो क्या हो गया, 2 और 3 को मिला के क्या बन गई, संख्या बन गई। यानी जो 23 बना है तो किससे किससे मिलके बना है, 2 और ये 3 अंक से मिलके बना है। राइट, तो ये संख्या होगी। ऐसे और भी संख्याएं हो सकती हैं। तो अंक और गिनती से मिलके बनी क्या मेरे प्यारे बच्चों, बनी संख्या। अब ध्यान दीजिएगा, संख्याओं को भाई संख्याएं देखनी होंगी, बहुत सारी संख्या होंगी, तो संख्याओं से मिलकर क्या बनेगा, एक बनेगा सिस्टम, जिसको कहा जाएगा संख्याओं का सिस्टम, या इसको हिंदी में कहा जाएगा संख्या पद्धति। राइट, या नंबर्स का बनेगा सिस्टम, जिसको कहा जाएगा नंबर सिस्टम। क्या कहा जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, नंबर सिस्टम। आई बात समझ में, ये मैंने लिखा है। ठीक है, और इसी नंबर सिस्टम के आधार पर मेरे प्यारे बच्चों, इसी नंबर सिस्टम के आधार पर, यही बेस होता है, इसी के आधार पर गणित की 3 मुख्य शाखाएं विकसित हुई। इसी नंबर सिस्टम के आधार पर 3 कौन सी मुख्य शाखाएं हैं मेरे प्यारे बच्चों, 3 मुख्य शाखाएं, मेन ब्रांचेस। ठीक है, मेन ब्रांचेज जो है वो विकसित हुई, 3 मुख्य शाखाएं। कौन कौन सी मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान देना जरा। पहली अंक गणित यानी अर्थमेटिक, दूसरी जो है मेरे प्यारे बच्चों बीज गणित, और तीसरी कौन सी है, ध्यान दीजिएगा, अंक गणित, बीज गणित और रेखा गणित। राइट, यानी कि अर्थमेटिक, अलजेब्रा और ज्योमेट्री। मेरे प्यारे बच्चों ये जो है, ये 3 मुख्य शाखाएं विकसित हुई। तो ये आपने समझा। अगर मान लो पेडागॉजी सेक्शन में ये कहता है कि जो मैथ में जो अर्थमेटिक की बात करते हैं हम लोग, अंकगणित की बात करते हैं, ये जो शाखा विकसित हुई है इसका आधार क्या है, तो मेरे प्यारे बच्चों आप इसका आधार क्या बताएंगे, नंबर सिस्टम।
संख्या पद्धति। इतनी बात क्लियर हुई? तो ये मैंने आपको ये चीजें बताई, ठीक है। अब हम लोग इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे कि मैथ्स जो है ना, गणित विषय, गणित, इसके संबंध में किन किन मनोवैज्ञानिकों ने, किन किन वैज्ञानिकों ने और किन किन गणितज्ञों ने कौन कौन सी परिभाषाएं बताई हैं, उनकी हम थोड़ी चर्चा कर लेंगे, क्योंकि वहां से क्वेश्चन बनता है। आइए देखते हैं, थोड़ा सा नई चीजों को देखते हैं हम लोग मेरे प्यारे बच्चों। तो अगर आप थोड़ा सा गौर करें, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा अगर गौर करें आप, तो गणित संबंधी जो परिभाषाएं हैं उनसे भी कुछ चीजें निकल के आएंगे भी, जो हम लोग समझेंगे। ध्यान दीजिएगा। तो गणित संबंधी हम परिभाषाओं की बात करने जा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो गणित संबंधी कुछ परिभाषाएं, सम डेफिनेशंस रिलेटेड टू मैथ्स, इनकी हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। ध्यान दीजिएगा। इसमें सबसे पहला जो नाम है वो है गैलीलियो महोदय का है। गैलीलियो के अनुसार, गैलीलियो का क्या कहना था मेरे प्यारे बच्चों, समझिएगा। गैलीलियो का कहना था कि गणित वह भाषा है, ध्यान दीजिएगा, गणित वह भाषा है जिसमें मेरे प्यारे बच्चों, जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया है। ये किसका कहना था मेरे प्यारे बच्चों? ये कहना था गैलीलियो का। गैलीलियो का क्या कहना था कि गणित वह भाषा है। गैलीलियो का क्या कहना था कि गणित वह भाषा है, ध्यान दीजिएगा एक वर्ड इनका, गणित वह भाषा है जिसमें परमेश्वर समझ रहे ना, गॉड, जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत मतलब होल यूनिवर्स को लिख दिया है, राइट डाउन कर दिया है। तो गैलीलियो महोदय का कहना था कि गणित वह लैंग्वेज है जिसमें परमेश्वर ने, यानी गॉड ने, पूरे होल यूनिवर्स को राइट डाउन कर दिया है। तो एक चीज मेरे प्यारे बच्चों, इनके डेफिनेशन से एक चीज ये निकल के आई कि गणित, बिल्कुल गणित एक विषय है और विषय के साथ साथ क्या है, एक भाषा भी है। ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों कि गणित एक विषय होने के साथ साथ एक भाषा भी है। क्लियर हो इतनी बात? चलिए अब हम लोग अगली डेफिनेशन पर चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो जो अगली डेफिनेशन है रोजन बेकन के अनुसार, रोजन बेकन के अनुसार। तो मेरे प्यारे बच्चों, रोजन बेकन के अनुसार, रोजन बेकन का कहना था कि गणित जो है मेरे प्यारे बच्चों, गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, सभी विज्ञानों का सिंह द्वार एवं कुंजी है। सिंह द्वार एवं कुंजी है। सिंह द्वार समझ रहे ना? सिंह द्वार का मतलब गेट, ठीक है। कुंजी का मतलब आप समझ ही रहे हैं, की, राइट, की। तो ये गेट एंड की मेरे प्यारे बच्चों। तो रोजन बेकन का कहना था कि गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार एवं कुंजी है, यानी जो मैथ है वो ऑल साइंसेस का गेट एंड की है। ये किसका कहना था? रोजन बेकन का कहना था। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये एग्जाम्स में कई बार पूछी गई है, ध्यान रखिएगा। तो गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार एवं कुंजी है। ध्यान दीजिएगा, सिंह द्वार एवं कुंजी है। कुंजी मतलब की से किसी चीज को क्या करते हैं हम लोग? ओपन करते हैं। ओपन करने का मतलब ब्रेक करते हैं। ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो कुंजी से किसी चीज को हम लोग क्या करते हैं? ध्यान दीजिएगा, कुंजी से किसी चीज को हम लोग क्या करते हैं? ब्रेक करते हैं।
तो ब्रेक से किसको याद रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों? ब्रेक से बेकन को याद रखेंगे। थोड़ा सा मैंने एक थोड़ा सा आइडिया दिया आपको कैसे इसको मेमोराइज रखेंगे, ट्रिक भी कह सकते हैं आप, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन थी रोजन बेकन की। चलिए अगली इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हम लोग देखते हैं हॉग-बेन के अनुसार। हॉग-बेन के अनुसार मेरे प्यारे बच्चों, हॉग-बेन ने क्या कहा? हॉग-बेन ने कहा कि गणित जो है संस्कृति एवं सभ्यता का दर्पण है। गणित संस्कृति एवं सभ्यता का दर्पण है, राइट। ये किसका कहना था? ये कहना था मेरे प्यारे बच्चों हॉग-बेन का कहना था। किसका कहना था? हॉग-बेन का कहना था कि गणित संस्कृति एवं सभ्यता का दर्पण है, राइट। तो गणित संस्कृति एवं सभ्यता का दर्पण है, यह कहना था हॉग-बेन का। ध्यान दीजिएगा, मैथ इज ए कल्चर एंड सिविलाइजेशन, ठीक है। मैथ इज ए मिरर ऑफ कल्चर एंड सिविलाइजेशन। देखिए दो इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, संस्कृति और सभ्यता का दर्पण है। ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग बहुत लंबी लंबी बात करते हैं, लंबी लंबी बात करने का मतलब एक आइडिया दे रहा हूं कैसे आप इसको रखेंगे अपने माइंड में। लंबी लंबी बात करने का मतलब जब हम क्या करते हैं, लंबी लंबी बात करते हैं मतलब हाँकना बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? हाँकना। जब हम हाँकते हैं ना, हाँकते हैं, तो जब हाँकते हैं तो कहते हैं भैया जाके किस में मुंह देख के आओ? शीशे में मुंह देख के आओ। तो शीशे का मतलब क्या होता है? दर्पण। मेरे प्यारे बच्चों ये ध्यान रखिएगा। तो ये हॉग-बेन का कहना था। ये भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, कई बार एग्जाम्स में पूछी गई है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। ये हुआ। आइए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट डेफिनेशन पर। गॉस के अनुसार, गॉस के अनुसार, राइट। अब चलिए देखिए गॉस महोदय का क्या कहना था। तो गॉस महोदय का यह कहना था मेरे प्यारे बच्चों कि गॉस महोदय का कहना था कि जो गणित है, गणित क्या है? गणित जो है ये विज्ञान की क्या है? विज्ञान की रानी है। गणित क्या है? ये विज्ञान की रानी है, ठीक है। अब गॉस थे तो गॉस ने बताई कुछ क्या? गॉस ने बताई कुछ खास बात। वो क्या खास बात बताई? कि गणित जो है मेरे प्यारे बच्चों, गणित वो क्या है? वो है रानी। मतलब गॉस ने कुछ खास बात बता दी। मतलब गॉस ने कहा कि गणित विज्ञान की रानी है मेरे प्यारे बच्चों। तो गणित विज्ञान की रानी है मतलब विज्ञान को उन्होंने राजा कह दिया, तो गणित ऑटोमेटिक क्या हो गई? रानी हो गई, ठीक है। यानी कि क्वीन हो गई मैथ, और साइंस क्या हो गया? किंग हो गया। ये कहना था गॉस का। तो यहां अपने समझने के लिए याद रखिएगा कि रानी बताया है, तो गॉस ने क्या बताया है? गॉस ने बताई है कुछ खास बात, ठीक है। गॉस ने क्या बताई है? कुछ खास बात, ठीक है। चलिए अगला डेफिनेशन हम लोग देखते हैं। अगला डेफिनेशन क्या है मेरे प्यारे बच्चों? अगला डेफिनेशन हम लोग देखते हैं, यह है लॉक महोदय के अनुसार। लॉक के अनुसार लॉक ने क्या कहा? लॉक ने कहा कि गणित वह माध्यम है। लॉक ने क्या कहा? कि गणित वह माध्यम है, गणित वह माध्यम है। ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, गणित वह माध्यम है जिसके द्वारा बच्चों के मन या मस्तिष्क में, बच्चों के मन या मस्तिष्क में तर्क करने की, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, तर्क करने की आदत, तर्क करने की आदत
स्थापित की जाती है। ठीक है, तो लॉक महोदय का कहना था कि गणित वह माध्यम है। ठीक है, गणित क्या है? गणित वह माध्यम है, या इसको कहीं कहीं थोड़ा इंप्रूव करके भी लिखे रहते हैं, माध्यम मानते हैं, या इसको कहते हैं माध्यम की जगह कहीं कहीं मार्ग लिखा होता है। क्या लिखा होता है? मार्ग। ठीक है, तो गणित वह माध्यम या मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों के मन या मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित की जाती है। मेरे प्यारे बच्चों, गणित ही वह माध्यम है या मार्ग है जिसके द्वारा बच्चे के मन या मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित की जाती है। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा कैसे इसको मेमोराइज रखेंगे। एक वर्ड आया इसमें स्थापित। कोई चीज मेरे प्यारे बच्चे, स्थापित का मतलब कोई चीज अगर फिक्स हो गई, क्या हो गई? फिक्स हो गई, तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी? वो ऑटोमेटिक वो लॉक हो जाएगी। क्या हो जाएगी? लॉक हो जाएगी। राइट, ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी? वो लॉक हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो ये डेफिनेशन मैंने आपको कुछ बताई। ऐसी डेफिनेशन बेंजामिन पेरिक की है। उन्होंने कहा कि गणित क्या है? गणित एक ऐसा विषय है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं, बेंजामिन पेरिक का कहना था। तो ऐसी कुछ डेफिनेशन है जिसकी मैंने चर्चा की। मेरे प्यारे बच्चों, मैं साइड हो जाता हूं, आप इसको एक बार नोट डाउन भी कर लें, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आप लोग समझ रहे हैं? तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आप इसका स्क्रीनशॉट बिल्कुल ले सकते हैं जो मैंने बताया आपको। तो ये गणित संबंधी कुछ परिभाषाओं की हम लोगों ने चर्चा कर ली है। अब हम लोग मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने में हम लोग अब देखेंगे कि जो गणित है, गणित उसकी क्या अवधारणा है, उसका कंसेप्ट क्या है। तो आइए देखते हैं, बने रहिएगा मेरे साथ। आइए देखते हैं। तो गणित की अवधारणा, मेरे प्यारे बच्चों, गणित की अवधारणा की बात करेंगे हम लोग। ठीक है, तो गणित की अवधारणा क्या है उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले चीज भाई, हम कब कहते हैं कि वहां मैथ्स है? राइट, यही चीज करनी है हमको। तो यही चीज का मतलब क्या है, देखिए जरा। तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं गणित की अवधारणा। गणित की क्या अवधारणा? मेरे प्यारे बच्चों, गणित की अवधारणा यानी कि कंसेप्ट ऑफ मैथ्स, इसकी चर्चा करने जा रहे हैं। तो मैथ तो सबको पता है मैथ क्या होता है, लेकिन उसका कंसेप्ट क्या होता है मेन ये समझना है। कंसेप्ट, राइट। तो कंसेप्ट मेरे प्यारे बच्चों, इसको हम लोग कुछ पॉइंट के बिहाफ पर समझेंगे कि मैथ का जो कंसेप्ट है इसको हम कुछ बिंदुओं के आधार पर समझेंगे। वो कौन कौन से बिंदु हैं जरा वो हम लोग देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो इसका जो पहला पॉइंट है, हम लोग कब कहते हैं कि मैथ्स है यहां पे? तभी कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग कैलकुलेशन देख लेते हैं, कैलकुलेशन जब देख लेते हैं तो इसको क्या कहा जाता है? ये ऐसा कंसेप्ट है मैथ का, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है गणनाओं का विज्ञान, राइट। इसको क्या कहा जाता है? गणनाओं का विज्ञान। दूसरा अगर हम बात करें, दूसरा कौन सा पॉइंट हो सकता है? दूसरा ये पॉइंट हो सकता है कि जो मैथ है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें हम लोग लॉजिक्स की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? लॉजिक्स की। तो मैथ्स क्या है? ये है तार्किक विचारों का विज्ञान। मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या है? तार्किक विचारों का विज्ञान है ये, ठीक। तार्किक विचारों का विज्ञान है। चलिए आगे अगला देखें हम लोग। अगला क्या हो सकता है? नेक्स्ट देखिए, इसमें हम लोग क्या करते हैं? माप तौल यानी मेजरमेंट, परिमाण यानी मैग्नीट्यूड, और दिशा की बात करते हैं, ठीक है। तो इसको कहा भी जाता है कि जहां पर हम लोग माप तौल संबंधी बात करते हैं, मेजरमेंट यानी कि मापन कह लें, राइट। हम लोग परिमाण कह लें, परिमाण मतलब मात्रा की बात कर लें, तथा दिशा यानी डायरेक्शन की बात कर लें, तो इसका विज्ञान ये कहा जाता है, राइट। ये आई बात समझ में? तो ये जो मैथ का ऐसा कंसेप्ट है कि जब भी हम लोग माप तौल मतलब समझ रहे हैं ना, मेजरमेंट, किलोग्राम, मीटर, इस टाइप से, ठीक है, ये सारी चीजें, और मैग्नीट्यूड
यानी मात्रा, कहते हैं ना 10 केजी चीनी ले आना 20 केजी, तो 10 और वो जो 20 है 20 केजी, तो क्या हो जाती है, मात्रा हो जाती है, राइट। दिशा, आप दिशा समझ रहे हैं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ठीक, नॉर्थ, तो ये सब सारी चीजें, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट, ये सब समझ रहे हैं आप। चलिए खैर आगे हम लोग बढ़ते हैं, और क्या हो सकता है। हमने कह दिया कि जहां कैलकुलेशन हो वहां मैथ, जहां पे लॉजिक्स की बात हो वहां मैथ, जहां पे माप तौल परिमाण तथा दिशा की बात हो वहां मैथ। और कहां हो सकता है मेरे प्यारे बच्चों, और हो सकता है, कहां हो सकता है ये समझना है अपने को। तो एक सबसे खास बात, कोई भी चीज, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, कोई भी चीज अगर वो क्रमबद्ध हो गई, ठीक है, और ऑर्गेनाइज्ड हो गई, ठीक है, और रियल हो गई, ठीक, तो इसको क्या माना जाता है, मैथ को क्या माना जाता है। मैथ क्या है, ये विज्ञान की क्रमबद्ध संगठित तथा यथार्थ शाखा, राइट। आ रही बात समझ में। जो चीज सीरियल वाइज हो गई, ऑर्गेनाइज्ड हो गई, रियल हो गई, दैट इज कॉल्ड मैथ। ऐसा मैथ का कंसेप्ट है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिसके बिहाफ पर हम लोगों ने समझा कि मैथ का कंसेप्ट क्या होता है। जहां कैलकुलेशन, जहां लॉजिक, जहां मेजरमेंट, क्वांटिटी और डायरेक्शन की बात हो, जहां पर कोई चीज सीरियल वाइज हो गई, कोई चीज और क्या हो गई, सीरियल वाइज, कोई चीज ऑर्गेनाइज्ड हो गई, कोई चीज रियल हो गई, वहां मैथ। ऐसा कंसेप्ट है मैथ का, राइट। तो ये मैथ के कंसेप्ट की हमने चर्चा की मेरे प्यारे बच्चों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये मैंने चर्चा की। अब आगे इसी क्रम में हम लोग बात करेंगे कि जो गणित है, जो टॉपिक का नाम था हमारे, गणित की प्रकृति, अब हम लोग उसकी चर्चा करने जा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो उसकी हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, तो देखिए जरा, सबसे पहला तो सवाल ये कि जो हम लोग गणित की प्रकृति की चर्चा करने जा रहे हैं, उसमें जो प्रकृति शब्द है वो क्या है भाई, वही तो मेन समझना है। ध्यान दीजिएगा, अगला जो है पॉइंट वो है गणित की प्रकृति। गणित की प्रकृति, या इसको स्वरूप भी बोलते हैं, स्वरूप, नेचर ऑफ मैथ्स, राइट। क्या बोलेंगे इसको, ये नेचर ऑफ मैथ्स है, प्रकृति या स्वरूप। मान लो एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं कहूं आपसे कि आपको इतिहास यानी हिस्ट्री पढ़ाई जानी है, ज्योग्राफी यानी भूगोल पढ़ाया जाना है, आपको गणित पढ़ाया जाना है, मैथ्स। बस 3 की चर्चा हम लोग कर रहे हैं, ज्यादा नहीं ले रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, हिस्ट्री यानी इतिहास में जो भी चीज होगी वो किसके फॉर्म में होगी, वो होगी इवेंट्स के फॉर्म में, वो घटनाओं के रूप में होगी, घटनाओं के रूप में, राइट। अगर ज्योग्राफी की बात करें तो ये किसके फॉर्म में होगी मेरे प्यारे बच्चों, ये सब मैपिंग के फॉर्म में होगी, मैपिंग के रूप में होगी, सारी चीजें मैपिंग के फॉर्म में होंगी। लेकिन अगर मैथ में बात करें, मैथ में, तो मैथ में सारी चीजें कैसी होंगी, ये सब कैलकुलेशन होंगी, सारा का सारा कैलकुलेशन दिखेगा। तो सारी चीजें गणनाओं के रूप में होंगी, यानी कैलकुलेशन के फॉर्म में होंगी। आपको पता है कि हिस्ट्री भी एक सब्जेक्ट है, एक विषय है, भूगोल यानी ज्योग्राफी भी एक सब्जेक्ट है, और मैथ भी एक सब्जेक्ट है। अब देखना जरा, हिस्ट्री का नेचर कैसा है, सारी चीजें इवेंट के फॉर्म में है। ज्योग्राफी का नेचर कैसा है, सारी चीजें मैपिंग के फॉर्म में है। और मैथ का नेचर कैसा है, सारी चीजें कैलकुलेशन के फॉर्म में है। तो यहां से एक चीज तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि अगर हमको किन्हीं भी 2 विषयों का कंपैरिजन करना है, किन्हीं भी 2 विषयों की तुलना करनी है, तो किसके बिहाफ पर करेंगे, उनके नेचर के बिहाफ पर। ये इसका नेचर है, ये इसका नेचर है, और ये इसका नेचर है, राइट। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से निकल के आया कि किन्हीं
भी दो विषयों की तुलना, किन्हीं भी दो विषयों की तुलना उनकी प्रकृति के आधार पर की जाती है। देखो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आया, ये सामने यहीं से हमने निकाल लिया है इसको, कि किन्हीं भी दो विषयों की अगर तुलना करनी है, दो विषयों की अगर तुलना करनी है तो किसके आधार पर करेंगे? उसकी प्रकृति के आधार पर मेरे प्यारे बच्चों हम लोग करेंगे। किन्हीं भी दो विषयों का कंपैरिजन करना है तो उसके हम लोग नेचर के बिहाफ पर करेंगे, राइट। तो ये चीज समझने वाली बात हुई। अच्छा, और क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं जिससे मैथ के नेचर को हम लोग समझ सकते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, कुछ पॉइंट्स हैं जिनके बिहाफ पर हम मैथ के नेचर को समझेंगे, ठीक है। तो वो कौन कौन से पॉइंट हो सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों? इसको थोड़ा सा साइड में मैं रफ कर देता हूं। चलिए आइए जरा देखिए कौन कौन से पॉइंट हो सकते हैं जिसके बिहाफ पर हम गणित की प्रकृति को समझ सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट इसका यही है कि गणित की स्वयं की भाषा है। स्वयं की भाषा यानी सेल्फ की लैंग्वेज होती है मैथ में। इसका क्या मतलब है कि गणित के अपने क्या होते हैं? अपने पद होते हैं, गणितीय पद होते हैं। गणित के अपने सूत्र होते हैं, गणित में अपने नियम होते हैं, गणित के अपने सिद्धांत होते हैं, राइट। टर्म होते हैं, फार्मूला होता है, रूल होता है, प्रिंसिपल्स होते हैं। तो ये सब के सब मिलके क्या होते हैं? गणित की भाषा को जन्म देते हैं, राइट। तो सबसे पहला पॉइंट, इसके नेचर को हम ऐसे समझेंगे, इसकी खुद की लैंग्वेज, खुद की क्या होती है? खुद की लैंग्वेज होती है। आप देखिए हर आदमी मैथ नहीं पढ़ता, क्यों? कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा उसका लेवल थोड़ा बेहतर होता है, राइट। चलिए, और बाकी पढ़ने पे ऐसा कुछ नहीं, बहुत टफ नहीं होती, पढ़ सकते हैं, लेकिन हर आदमी इसलिए नहीं पढ़ता क्योंकि उसकी अपनी खुद की लैंग्वेज होती है, थोड़ा सा अच्छी होती है, राइट। दूसरी चीज क्या है कि गणित के अध्ययन से, ठीक है, यानी इसके अध्ययन से, गणित के अध्ययन से देखो, गणित के अध्ययन से क्या होता है? तीन चीजों का विकास होता है बच्चे के अंदर: आगमन, निगमन और सामान्यीकरण। इन तीन क्षमताओं का बच्चे के अंदर जो है विकास होता है, ठीक है। यानी इंडक्शन, डिडक्शन और ये जनरलाइजेशन, ठीक, जनरलाइजेशन। तो ये गणित के अध्ययन से बच्चे के अंदर ये सारी चीजें विकसित हो जाती हैं। देखिए आगमन क्या है मेरे प्यारे बच्चों? आगमन है क्या? तो आगमन की अगर हम लोग बात करें, आगमन की, तो आगमन में थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये ऊ देख रहे हैं, तो ऊ का मतलब क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? ऊ का मतलब हो जाएगा उदाहरण, यानी एग्जाम्पल। तो ये एक ऐसी विधि होती है जिसमें बच्चे को पहले उदाहरण बता दिया जाता है और बाद में फिर नियम, राइट। तो आगमन क्या है मेरे प्यारे बच्चों? ये उदाहरण से नियम की तरफ, यानी बच्चे को कुछ चीजें हम ऐसी सिखाएंगे कि पहले एग्जाम्पल देंगे फिर नियम बताएंगे। तो बच्चा ठीक है, ओके, एग्जाम्पल समझेगा फिर नियम को समझ लेगा, उसके बाद ये क्षमताएं बच्चे के अंदर विकसित हो जाएंगी। अगला जो है निगमन की बात करें, निगमन। तो निगमन में आप नी देख रहे हैं ना मेरे प्यारे बच्चों, नी। तो नी का मतलब क्या हो जाएगा? नियम। तो जब एक नियम हो गया तो दूसरा क्या हो जाएगा? उदाहरण हो जाएगा। यानी निगमन जस्ट इसका उल्टा, नियम से उदाहरण। यानी बच्चे को क्या है, नियम बता के उस पर एग्जाम्पल कराया जाता है, ठीक है। बच्चे के अंदर वो चीजें डेवलप हो जाती है, बच्चा करने भी लगता है, राइट। अगला नेक्स्ट है सामान्यीकरण। ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों? ये समझना, यही अच्छा पॉइंट है इसमें, सामान्यीकरण। ये अच्छा पॉइंट है। मान लीजिए
एक ही टाइप का क्वेश्चन हम लोग बार बार कर रहे हैं तो क्या करते हैं, स्टार्टिंग में तो पूरा फुल स्टेप लिखते हैं, लेकिन फिर क्या करते हैं, फिर डायरेक्ट दूसरे तीसरे स्टेप से सीधे आंसर पर आ जाते हैं। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों, समस्या का समाधान, ध्यान दीजिएगा, समस्या का समाधान कम पदों में करना, समस्या का समाधान कम पदों में करना क्या कहलाता है, सामान्यीकरण कहलाता है। ये ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर किसी प्रॉब्लम को हम मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स में उसको सॉल्व कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड जनरलाइजेशन इन मैथ्स। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, अच्छे पॉइंट हैं ये। चलिए आगे हम लोग और बढ़ते हैं, और क्या 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 हो सकता है। तो ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों कि जो मैथ है ना, मैथ इसका ऐसा नेचर है कि ये सार्वभौमिक विषय है। कैसा है, सार्वभौमिक विषय, यूनिवर्सल सब्जेक्ट है। मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर इंडिया में है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये अमेरिका में भी रहेगा, इंग्लैंड में भी रहेगा, कहीं भी, पूरे होल यूनिवर्स, राइट, हर जगह रहेगा, यूनिवर्सल सब्जेक्ट है। अगली बात क्या है इसमें, अगली बात है कि ये एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें संदेह की संभावना नहीं होती, कोई डाउट नहीं होता। आप देखते होंगे मैथ में जब क्वेश्चन सही तो पूरे नंबर, और मैथ में जब क्वेश्चन गलत तो पूरे नंबर कट। ठीक, क्योंकि और सब्जेक्ट में तो 1-2 नंबर मिल जाते हैं, यहां ऐसी कोई संभावना नहीं होती, तो कोई डाउट नहीं होता। प्रॉपर तरीके से चलकर रिजल्ट ले आए तो कोई डाउट की संभावना ही नहीं रहती, राइट। चलिए अगला इसमें क्या पॉइंट हो सकता है मेरे प्यारे बच्चों, इसके माध्यम से, ध्यान दीजिएगा, इसके माध्यम से बच्चे के अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण ये विकसित होता है बच्चे के अंदर। बच्चे के अंदर क्या डेवलप होता है, साइंटिफिक अप्रोच डेवलप होती है बच्चे के अंदर, क्योंकि भाई जो लॉजिक आएगा तो जाहिर सी बात है, लॉजिक आएगा तो वो लगाएगा, नई नई चीजों की कोशिश करेगा बनाने की, खोजने की, तो वो साइंटिफिक अप्रोच बच्चे के अंदर डेवलप होंगी, राइट। तो ये सबसे खास बात, ये क्लियर हुआ इतना। तो जो मैंने अभी चर्चा की मेरे प्यारे बच्चों, तो ये था, जो है ये क्या था, ये था गणित की प्रकृति अथवा स्वरूप। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जिसकी मैंने चर्चा की, ठीक है। और इसमें 1-2 पॉइंट और हैं, जैसे जो मैथ की जो लैंग्वेज है ना, ये गणित की भाषा, ये तो आपने समझा। इसमें और क्या होना चाहिए, गणित की जो भाषा है वो, इसकी थोड़ा सा और, इसको थोड़ा सा फिल्टर करें तो ये सुपरिभाषित यानी वेल डिफाइंड, और क्या होनी चाहिए, स्पष्ट। ठीक है, गणित की भाषा कैसी होनी चाहिए, ये होनी चाहिए सुपरिभाषित, स्पष्ट, और क्या होनी चाहिए, एक पॉइंट और है इसमें मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा, और क्या होनी चाहिए, ये उपयुक्त होनी चाहिए। सबसे खास बात क्या होनी चाहिए, उपयुक्त, एप्रोप्रिएट होनी चाहिए, ये उपयुक्त होनी चाहिए, यानी सुपरिभाषित, स्पष्ट और उपयुक्त होनी चाहिए। बात समझ में आई, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, तभी क्वेश्चन सॉर्ट आउट कर पाएंगे आप, बिल्कुल समझ में आए आपके तब कर पाएंगे। और पहले से वो डिफाइन होनी चाहिए, जो चीज है उसमें बिल्कुल वेल डिफाइन होनी चाहिए, राइट। और दूसरी इसमें खास बात, एक और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेगा कि जितने भी विज्ञान हैं उनकी प्रगति और संगठन की ये आधारशिला होती है। मैथ क्या होता है, जितने भी साइंस हैं उनका जो प्रोग्रेस हुआ है और जो ऑर्गेनाइज्ड है, कहीं ना कहीं उसमें किसका रोल है, मैथ का रोल है मेरे प्यारे बच्चों। तो ये मैंने चर्चा की कि गणित की प्रकृति अथवा स्वरूप की हमने चर्चा की। आई होप सो आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग धीरे धीरे मेरे प्यारे बच्चों बढ़ते हैं अगले
पॉइंट की तरफ। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हम साइड में हैं, आप ले सकते हैं। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट, स्क्रीनशॉट नहीं मिले तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, राइट। चलिए आगे नेक्स्ट। अब अगला जो है, हम लोग अगली जो चर्चा करने जा रहे हैं वो हम लोग चर्चा अब करेंगे इस पर कि जो गणित है यानी जो मैथ है, ठीक है, उसके पढ़ने से बच्चे के अंदर कौन कौन सी मानसिक शक्तियों का विकास होता है, तो इसकी हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, गणित के अध्ययन से होने वाली मानसिक शक्तियों का विकास, ठीक है, यानी कौन कौन सी मेंटल पावर डेवलप होंगी मैथ के पढ़ने से, ये जरा समझना है। तो ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहली चीज कौन सी कह सकते हैं हम लोग, सबसे पहली चीज ये कह सकते हैं कि बच्चे के अंदर किस शक्ति का विकास होगा, तर्क शक्ति का। जो लॉजिकल पावर होगी वो बच्चे की बढ़ेगी। दूसरी चीज ये कह सकते हैं कि बच्चे की जो ऑब्जर्वेशन पावर है, तुरंत समझ जाएगा क्या सही है क्या गलत है, निरीक्षण शक्ति, ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ेगी बच्चे की, ठीक है। और नेक्स्ट क्या हो सकता है, ये हो सकता है कि बच्चा, देखो मैथ्स वाला जो बच्चा होता है ना वो बहुत आत्मनिर्भर होता है, बहुत कॉन्फिडेंस भी उसके अंदर होता है। तो आत्मविश्वास और आत्मनिर्भर, ठीक है। और क्या होगा, बहुत हार्ड वर्किंग के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड होगा, कठिन परिश्रम, ठीक है, हार्ड वर्किंग के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड होगा। और क्या होगा, और मौलिकता, कुछ नया करने की मौलिकता, ठीक है। अन्वेषण शक्ति का विकास होगा, मतलब मेरे प्यारे बच्चों, अन्वेषण शक्ति मतलब डिस्कवरी पावर, ठीक है, डिस्कवरी पावर। और क्या होगा, विचार एवं चिंतन शक्ति, विचार एवं चिंतन शक्ति, इसका विकास होगा। थिंकिंग एंड थॉट्स पावर होंगी, उसका भी डेवलपमेंट होगा, राइट। और क्या हो सकता है, और इसमें बच्चे के अंदर स्मरण शक्ति का जो विकास होगा, ठीक है। तो ये कुछ मेंटल पावर हैं जो बच्चे के अंदर जो डेवलप होंगी मेरे प्यारे बच्चों, ये सारी चीजें डेवलप हो जाएंगी। तो मैंने आपको बताया, क्या क्या बताया, जरा फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिए। बच्चे की जो लॉजिकल पावर है वो डेवलप होगी मेरे प्यारे बच्चों, लॉजिकल पावर, ठीक है। बच्चे की जो ऑब्जर्वेशन पावर है वो डेवलप हो जाएगी, ऑब्जर्वेशन पावर वो डेवलप होगी मेरे प्यारे बच्चों। जो बच्चे की जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो डेवलप होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस ये डेवलप होगा बच्चे के अंदर। और बच्चे के अंदर जो है वो सेल्फ डिपेंडेंसी बढ़ेगी, सेल्फ डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी बच्चे में। और हार्ड वर्किंग, वो हार्ड वर्क के लिए तैयार रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, हार्ड वर्क के लिए तैयार रहेगा बच्चा मेंटली रूप से। ये ओरिजिनलिटी की बात करें हम लोग, ओरिजिनलिटी कुछ नया करने की, राइट, अन्वेषण शक्ति, डिस्कवरी पावर। और विचार एवं चिंतन शक्ति, थिंकिंग एंड थॉट्स पावर बच्चे की बढ़ जाएगी, थॉट्स पावर ये डेवलप होंगी। और ये मेमोरी पावर आप देख रहे हैं, स्मरण शक्ति, ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ये है मेमोरी पावर, मेमोरी पावर। तो ये कुछ चीजें हैं
जो बच्चे के अंदर डेवलप होंगी। ठीक है, क्यों डेवलप होंगी? जब बच्चे को मैथ सिखाई जाएगी तब ये सारी की सारी चीजें बच्चे के अंदर डेवलप हो जाएंगी। ठीक है, ये इतना क्लियर हुआ। अब मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और अब हम लोग देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों कि जो अगला इसमें पॉइंट है उसकी चर्चा करेंगे। ये क्लियर हो गया सबका? भाई देखो, मैथ समझ लो, आपको मैथ आती है तो क्या क्या होगा आपके अंदर? चीजों को बहुत जल्दी ऑड एंड आउट कर लोगे, क्या सही है क्या गलत है, तो वो निरीक्षण हो गई। ठीक है, कॉन्फिडेंस बिल्कुल बना रहेगा आपके अंदर, बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहेंगे आप चीजों को लेके। ठीक है, और अपने ऊपर आप डिपेंड रहेंगे, राइट। और क्या होगा? आपकी जो लॉजिक्स होंगी वो बेहतर होंगी, हार्ड वर्क के लिए आप मेंटली प्रिपेयर्ड होंगे, राइट। और कुछ नया करने के लिए आप बिल्कुल तत्पर रहेंगे। तो ओरिजिनलिटी की बात होगी, मौलिकता, किसी चीज में लगे रहेंगे सर्च आउट करने की, कोई लॉजिक लगा दे, कोई नई चीज निकल के आए, तो ये डिस्कवरी पावर, अन्वेषण शक्ति, विचार एवं चिंतन शक्ति की बात होगी। किसी चीज को इंटरलिंक करके आप बहुत ईजिली उसको दिमाग में रख सकते हैं। ठीक है, याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये सब सारी चीजों की चर्चा मैंने की, तो ये सब मानसिक शक्तियां, मेंटल पावर डेवलप होंगी मैथ की स्टडी से। आइए अब हम लोग देखते हैं इसका जो अगला पॉइंट है वो है गणित, तार्किक सोच या चिंतन, इसकी चर्चा करने जा रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो हम बात करेंगे अगला जो पॉइंट है, तो गणित जो है एक तार्किक सोच या चिंतन। ठीक, यानी कि हम बात करें मैथ्स, ठीक है, मैथ्स लॉजिकल थिंकिंग, मैथ्स लॉजिकल थिंकिंग, राइट। इसकी हम लोग चर्चा करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों जरा देखिए, कोई भी समस्या अगर आ रही है, कोई भी समस्या आ रही है, तो हम लोग वहीं से चिंतन प्रारंभ करते हैं। मतलब जो चिंतन है ना, चिंता और चिंतन में फर्क होता है। चिंता चीजों को खराब कर देती है और चिंतन, थिंकिंग, चीजों को बेहतर करता है। यानी कि और समस्या में चले जाना चिंता होता है और समस्या से निकल आना चिंतन में होता है, यह समझना है। तो जो चिंतन है, ये जो है समस्या आने से, जैसे ही समस्या आई, समस्या आने से इसका प्रारंभ होता है, समस्या आने से इसका प्रारंभ होता है, और जब समस्या का अंत होता है, समस्या का अंत, ठीक है, या समस्या का समाधान कह लें, अंत ना कह के क्या कह लें, समस्या का समाधान, तब इसका क्या हो जाता है, तब इसका अंत हो जाता है। यानी चिंतन प्रारंभ कब होगा, जब हमारे सामने क्या होगी, कोई समस्या, क्या होगी, समस्या अगर आ गई, चिंतन प्रारंभ, और समस्या का अगर समाधान हो गया तो उसका अंत हो जाएगा चिंतन का। मेरे प्यारे बच्चों, यह बात समझिएगा, पहली चीज। अब सवाल ये उठता है कि जो ये चिंतन है, ये कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिसके कारण चिंतन प्रारंभ होता है। तो चिंतन प्रारंभ तभी होता है मेरे प्यारे बच्चे, जब कोई हमारी इच्छा हो, जब हम किसी चीज से सेटिस्फाइड ना हो, असंतोष हो हमारे मन में, और तीसरी चीज अगर कोई समस्या हमारे सामने हो। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, ये तो कारण हो गए। इच्छा की अगर पूर्ति हो गई तो चिंतन बंद, अगर हमको संतोष हो गया, सेटिस्फाइड हो गए, तब भी चिंतन बंद, और अगर समस्या का समाधान हो गया मेरे प्यारे बच्चे, तब भी चिंतन बंद। तो ये तो कारण, ठीक है, और ये उसका अंत कैसे होगा, ये पहली चीज। दूसरी चीज, इसी दौरान हम लोग देख लेते हैं
मेरे प्यारे बच्चों, जो चिंतन है, चिंतन में क्या होता है कि चिंतन में हम लोग भाई क्या करते हैं, थिंकिंग करते हैं। थिंकिंग मतलब समझ रहे ना, सोचते हैं किसी समस्या के समाधान के बारे में, लॉजिक्स लगाते हैं। तो लॉजिक लगाते हैं मतलब दिमाग लगाते हैं उसमें, और जहां पर दिमाग की बात होगी तुरंत जीन पियाजे जी दिमाग में आते हैं, मानसिक विकास की बात होती है। ठीक है, तो जो ये चिंतन है, ध्यान दीजिएगा, चिंतन क्या है, एक कैसी प्रक्रिया है, अरे भाई दिमाग से ही सोचेंगे ना, तो क्या है, ये एक मानसिक प्रक्रिया है, मेंटल प्रोसेस। और मेंटल प्रोसेस का ये कॉग्निटिव साइड है, यानी ज्ञानात्मक पक्ष, राइट। तो चिंतन क्या है मेरे प्यारे बच्चों, एक मानसिक प्रक्रिया है, और मानसिक प्रक्रिया का भी कौन सा, ज्ञानात्मक पक्ष, कॉग्निटिव साइड। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा, चिंतन की चर्चा करने जा रहे हैं। तो इसमें जो तार्किक चिंतन होता है, तार्किक चिंतन मेरे प्यारे बच्चों, ये जो है, ये सबसे उच्च प्रकार का चिंतन होता है। कैसा होता है ये सबसे उच्च प्रकार का चिंतन, सबसे उच्च प्रकार का ये चिंतन है, सबसे उच्च प्रकार का चिंतन। ठीक है, जॉन डीवी ने 7 वर्ष की अवस्था में जो चिंतन डेवलप होता है, ये इसको नाम दिया विचारात्मक चिंतन। क्या नाम दिया इसको? नाम दिया उन्होंने विचारात्मक चिंतन। किसने? जॉन डीवी ने। ठीक है, किसने कहा इसको जाने रहिएगा। 7 वर्ष की अवस्था में जो चिंतन होता है, इसको जॉन डीवी ने, मेरे प्यारे बच्चों, इसको जॉन डीवी ने क्या नाम दिया? विचारात्मक चिंतन। ठीक है, 7 वर्ष की अवस्था में जो बच्चे के अंदर जो चिंतन होता है, वो तो तार्किक चिंतन तो होता ही, लेकिन इसको जॉन डीवी ने कहा कि नहीं, ये भाई विचारात्मक चिंतन है, एक नया नाम दिया बस, और कोई बात नहीं। चल, तो इतनी हम लोगों ने चर्चा कर ली। चर्चा तो हम लोगों ने काफी कुछ कर ली, लेकिन इसमें मेरी एक बात का जवाब दीजिएगा। मान लीजिए कोई समस्या आई आपके सामने, समस्या, कोई भी समस्या आई मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट मैं बता रहा हूं। कोई भी समस्या आई, तो समस्या जैसे ही आई चिंतन प्रारंभ, और चिंतन तब तक चलता है जब तक समस्या का समाधान नहीं हो जाता। पहली चीज। दूसरी चीज अगर हम बात करें, तो जो समस्या होगी, ये ध्यान रखिएगा, ये 2 प्रक्रियाओं से होकर गुजरती है मेरे प्यारे बच्चों। एक प्रक्रिया क्या है, ध्यान दीजिएगा, 2 प्रक्रियाओं से होकर गुजरती है। एक तो स्टेप बाय स्टेप हम चीजों का सॉल्यूशन निकालते हैं, तो वो प्रक्रिया है रचनात्मकता, यानी क्रिएटिविटी। और दूसरा जो है मेरे प्यारे बच्चों, वो है सृजनात्मकता, यानी नए तरीके से उसको करने की कोशिश करते हैं हम लोग। एक रचनात्मकता और दूसरा सृजनात्मकता। यानी कि किसी समस्या समाधान के दौरान, ध्यान दीजिएगा, जब समस्या का समाधान करते हैं हम लोग, तो इन 2 प्रक्रियाओं का जन्म होता है। ठीक है, इन 2 प्रक्रियाओं का जन्म होता है, रचनात्मकता और सृजनात्मकता। और जब समस्या का समाधान हो जाता है, तो ये दोनों प्रक्रियाएं अपने आप गायब हो जाती है। राइट। तो ये हमने चर्चा की स्टार्टिंग में, गणित एक तार्किक सोच या चिंतन की। ठीक है, अब आगे इसी क्रम में हम लोग जानेंगे कि जो गणित है ना, उसके लिए कौन कौन सी टेक्निक्स हैं पढ़ाने के लिए, जिसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं। राइट। तो ये चीज समझनी है मेरे प्यारे बच्चे, अब आपको कि ये चीज समझनी है, जरा समझिएगा। तो ये समझना है कैसे चीजें करनी हैं। देखिए जरा, तो गणित पढ़ाने के तरीके, ध्यान दीजिएगा, गणित पढ़ाने के तरीके, अब इसकी चर्चा करने जा रहे हैं। गणित पढ़ाने के तरीके, गणित पढ़ाने के तरीके। राइट। तो टेक्निक्स ऑफ
मैथ्स टीचिंग, राइट। टेक्निक्स ऑफ क्या होगा, टेक्निक्स ऑफ मैथ्स टीचिंग, इसकी हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। तो टेक्निक्स ऑफ मैथ्स टीचिंग, तो टेक्निक्स ऑफ मैथ्स टीचिंग में हम लोग देखिए समझते हैं कौन कौन सी टेक्निक है मैथ पढ़ाने की। तो सबसे पहले टेक्निक की बात करें हम लोग, तो सबसे पहली टेक्निक क्या होगी, अभ्यास कार्य होगी मेरे प्यारे बच्चे। अभ्यास कार्य, अभ्यास कार्य मतलब ड्रिल वर्क मेरे प्यारे बच्चों, क्या होगी, ड्रिल वर्क। तो ध्यान दीजिए, एनसीईआरटी की किताब आप लोग पढ़ते होंगे किसी भी सब्जेक्ट की, तो सबसे पहले उसकी रीडिंग लगा लेते हैं और फिर बाद में ड्रिल वर्क दिया रहता है, अभ्यास कार्य। मतलब पढ़ने के बाद आपको उसका आंसर देना होता है। मान लो जवाब नहीं आया तो फिर से रीडिंग लगाते हैं, फिर आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। तो जो ये ड्रिल वर्क है ये किस पर फोकस करता है, ये फोकस करता है स्व अध्ययन पर। तो ये यानी सेल्फ स्टडी पर फोकस करता है, ये स्व अध्ययन पर बल देता है मेरे प्यारे बच्चे। दूसरी चीज इसमें अगर हम बात करें गृह कार्य, इस पर क्वेश्चन भी पूछा गया था। गृह कार्य यानी होमवर्क मेरे प्यारे बच्चों, होमवर्क की बात करेंगे। ये किस चीज पर फोकस करता है भाई, बच्चा खाली रहता है घर पे, ध्यान दीजिएगा, तो खाली समय रहता है उसका भी यूटिलाइजेशन लेना है। तो खाली समय का सदुपयोग और ध्यान दीजिएगा, खाली समय का सदुपयोग और स्वाध्ययन पर बल, ठीक है, दो चीजों पे रहता है ये। तो पहली चीज तो स्वाध्ययन पर बल, एवं दूसरी चीज क्या है, खाली समय के सदुपयोग। ध्यान दीजिएगा, ये दो चीजों पर फोकस करता है गृह कार्य। स्वाध्ययन पर बल यानी सेल्फ स्टडी, नहीं आएगा तो भाई बच्चा उसको रिवाइज करेगा, फिर करने की कोशिश करेगा, और जो उसका टाइम है, खाली टाइम है, वो उसका यूटिलाइजेशन बहुत बेहतर हो जाएगा, राइट, ये बेहतर हो जाएगा इसका यूटिलाइजेशन। चलिए अब अगला जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ये है कि इसमें ये चीजें हमको समझनी हैं। ये गृह कार्य हो गया मेरे प्यारे बच्चों। अगला हम लोग देखेंगे मौखिक कार्य। क्या है, मौखिक कार्य यानी कि ओरल वर्क, राइट। क्या है, ओरल वर्क है। ओरल वर्क की अगर हम लोग बात करें तो भाई क्या करते हैं हम लोग, किसी की जैसे मैं बोल रहा हूं तो आप समझेंगे और क्या करेंगे, फिर सोचेंगे, यानी कि सोचने और समझने की क्षमता का विकास मेरे प्यारे बच्चों, सोचने और समझने की क्षमता का विकास, सोचने और समझने की क्षमता का विकास, राइट। तो यह है मौखिक कार्य मेरे प्यारे बच्चों, सोचने और समझने की क्षमता का विकास होगा। भाई जैसे मैं मान लो आपको समझा रहा हूं तो आप क्या करोगे, चीजों को समझोगे और उसके बारे में क्या करोगे, सोचोगे। तो ये भी एक टेक्निक है। अगला जो है मेरे प्यारे बच्चों, अगला जो नेक्स्ट है वो है लेखन कार्य। लेखन कार्य यानी कि है मेरे प्यारे बच्चों, ये है रिटन वर्क। रिटन वर्क है, रिटन वर्क में क्या होगा, रिटन वर्क में केवल दो ही चीजें, अच्छी लिखावट, अच्छी लिखावट, अच्छी लिखावट एवं लेखन क्षमता का विकास मेरे प्यारे बच्चों, लेखन क्षमता का विकास। कहते हैं सुलेख लिख के लाओ, तो सुलेख का मतलब अच्छे से लिख के लाओ। तो अच्छी लिखावट एवं लेखन क्षमता का विकास, ये लेखन कार्य जो रिटन वर्क है उसके बिहाफ पर होगा, राइट। तो ये चीज है। एक लास्ट इसमें है मेरे प्यारे बच्चों, वो है समूह कार्य। समूह कार्य है वो है ग्रुप वर्क मेरे प्यारे बच्चों, ग्रुप वर्क, समूह कार्य। इसमें क्या है भाई, ग्रुप वर्क में क्या है, ग्रुप वर्क में ये होगा कि भाई ग्रुप में अगर काम हो रहा है तो जो ज्ञान का आदान प्रदान है, ज्ञान का आदान प्रदान ये बेहतर होगा, एवं जो एक दूसरे का अनुभव होगा, अनुभव इसका साझा होगा, इसका साझा करेंगे और नई चीजों के बारे में जानेंगे।
तो ग्रुप वर्क में ही होता है कि जो आपके नॉलेज होते हैं वो एक दूसरे में एक्सचेंज होते हैं, आपके जो आइडियाज़ होते हैं वो एक्सचेंज होते हैं एक दूसरे में, और एक दूसरे का जो एक्सपीरियंस होता है वो आप लोग शेयर करते हैं, राइट। तो ये कुछ टेक्निक्स थी मैथ्स पढ़ाने की जिसकी मैंने चर्चा की। पहली जो टेक्निक थी वो ड्रिल वर्क, अभ्यास कार्य, सेल्फ स्टडी पर फोकस करती है। दूसरा गृह कार्य यानी होमवर्क या सेल्फ स्टडी के साथ साथ जो टाइम बच्चे के पास फ्री रहता है उसका यूटिलाइजेशन करने के लिए। अगला जो ओरल वर्क है तो उसमें पहले हम समझेंगे फिर सोचेंगे, और नेक्स्ट लेखन कार्य, रिटन वर्क, ठीक है, इसमें क्या होगा, अच्छी लिखावट और लेखन क्षमता का विकास। और लास्ट में ग्रुप वर्क में क्या होगा कि जो नॉलेज है एक दूसरे की वो एक्सचेंज होगा, और उसमें खास बात जो उसके एक्सपीरियंस है अपने वो क्या करेंगे, वो शेयर होंगे, राइट। अच्छा, अब अगला हम लोग देखते हैं इसमें नेक्स्ट। अब सवाल ये है कि चलिए मैंने ये ऑलमोस्ट ये चैप्टर फिनिश कर लिया है, ठीक है, गणित की प्रकृति। अब इसमें क्या है, अब इसमें यह है कि चीजों को क्या करना है, समझना है, ठीक है, कि इसमें और क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, ये चीज समझो, ठीक है। तो ये चीज जरा समझिए मेरे प्यारे बच्चों, और कौन से क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं वो कौन से हैं, तो वो चीजें जरा समझिए। 2 प्रश्न इसमें मेरे प्यारे बच्चों पूछे जाते हैं, जरा उसको भी आप समझ लीजिए। 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, वो कौन कौन से प्रश्न हैं, किस टाइप के प्रश्न हैं, जरा समझिए। अब हम इसमें बात करेंगे, इसमें 2 टाइप का प्रश्न पूछा जाता है। एक तो प्रश्न ऐसा होता है कि हम लोग अपनी रियल लाइफ में देखते हैं ऐसे प्रश्न जिनका एक से अधिक आंसर हो, मोर देन वन आंसर। कोई ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि जिनका केवल एक उत्तर होता है। तो मैथ्स की लैंग्वेज में उसको हम लोग समझेंगे कि क्या है वो मेरे प्यारे बच्चों। तो जो क्वेश्चन होता है वो 2 टाइप का होता है। एक तो बंद अंत वाला प्रश्न होता है मेरे प्यारे बच्चों, बंद अंत वाला प्रश्न, या इसको बोलते हैं सीमित उत्तर वाला प्रश्न, यानी क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन, क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन होगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। और दूसरा होगा खुला अंत वाला प्रश्न, खुला अंत वाला प्रश्न, या इसको बोलेंगे मुक्त अंत वाला प्रश्न, राइट। इसको बोलते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन, ओपन एंडेड क्वेश्चन क्या है, आइए इसको समझते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था सीटेट में, सीटेट 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, ये कि दे दिया गया था निम्नलिखित में से कौन सा मुक्त अंत वाला प्रश्न होगा, ठीक है, या बंद अंत दिया रहेगा तो उसको मुक्त अंत वाले में कन्वर्ट करना रहेगा। ये सारी चीजें इस पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं, तो ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। ऐसा प्रश्न जिसका सिर्फ और सिर्फ एक उत्तर हो, ठीक, सिर्फ एक उत्तर, ओनली वन आंसर, ऐसा प्रश्न जिसका सिर्फ एक उत्तर हो, ओनली वन आंसर, राइट, ओनली वन आंसर, क्या कहलाएगा वो, बंद अंत वाला प्रश्न या सीमित उत्तर वाला प्रश्न, क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन वो कहलाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, इसमें एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग समझें, अगर मैं कह दूं मेरे प्यारे बच्चे कि आप एक काम करो, आप 5 और 3 को जोड़ो, तो शायद ये एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, तो 5 और 3 को अगर ऐड करेंगे तो कोई भी बच्चा जोड़ेगा तो 8 ही आएगा, 9 तो नहीं आएगा ना, 8 ही आएगा। कोई भी जोड़ेगा तो आंसर कितना आएगा, 8 आएगा। कहने का मतलब भाई 5 और 3 को ऐड करना है हमको, वो चाहे जो भी ऐड करे 8 ही आएगा। पहली चीज, भाई हमने क्वेश्चन दिया कि चलो बेटा 5 और 3 को ऐड करो, तो ये ऐड, राम ने भी वही जवाब दिया, श्याम ने भी वही जवाब दिया, 8 आएगा। गीता ने भी वही जवाब दिया मेरे प्यारे बच्चों, सीता ने भी वही जवाब दिया, समझ रहे हैं, सीता ने भी वही जवाब दिया कि 8 आएगा। एक चीज ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों,
और भी अदर भी कोई किसी से पूछेंगे तो जवाब वही देगा। तो आप एक चीज देख रहे हैं यहाँ पे ना, 5 और 3 को ऐड करना है तो सबके जवाब एक ही आ रहा है। मतलब चीजें क्या हो रही हैं, चीजें क्या हो रही हैं मेरे प्यारे बच्चों, चीजें हो रही हैं कन्वर्ज, एक जगह कन्वर्ज हो रही हैं, एक जगह आके मिल रही हैं। तो इस टाइप के प्रश्न में मेरे प्यारे बच्चे जो थिंकिंग होती है वो कन्वर्जेंट थिंकिंग होती है, उसको हम लोग बोलते हैं अभिसारी चिंतन। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चे, अभिसारी चिंतन बोलते हैं। कन्वर्जेंट थिंकिंग क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट थिंकिंग बोलते हैं। ठीक है, हम लोग खूब पढ़ के गए बंद अंत वाला प्रश्न, सीमित उत्तर वाला प्रश्न, उसने क्या कह दिया, उसने कह दिया अभिसारी प्रश्न। तो क्या जवाब होगा आपका, अभिसारी प्रश्न का मतलब बंद अंत वाला प्रश्न ही होगा, ये ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अब हम लोग दूसरी तरफ आते हैं। तो खुले अंत वाला प्रश्न, खुला आप समझ रहे ना, सबके लिए खुला है। मतलब एक ऐसा प्रश्न, ध्यान दीजिएगा, जिसके एक से अधिक उत्तर हो, मोर देन वन आंसर, एक से अधिक उत्तर हो। ठीक, एक से अधिक उत्तर हो, मोर देन वन आंसर, दैट इज कॉल्ड ओपन एंडेड क्वेश्चन, राइट। अब मेरा सवाल है मेरे प्यारे बच्चे, यानी मोर देन वन आंसर, मोर देन वन आंसर, मोर देन वन आंसर, राइट, मोर देन वन आंसर। जैसे मैं कहूं इसी क्वेश्चन को कि भाई 2 नंबर लो आप और उसको ऐड करो, और कितना आना चाहिए, वो 8 आना चाहिए। 2 नंबर लो, ऐड करो, 8 आना चाहिए। 2 संख्याओं का योग 8 आना चाहिए। तो कोई जरूरी नहीं है कि 5 3 ले, कोई 4 4 भी ले सकता है। आ रही बात समझ में, कोई 5 3 भी ले सकता है। तो आप देख रहे हैं, ये देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं, एक से अधिक उत्तर आ रहा है। तो ऐसा प्रश्न जिसका एक से अधिक उत्तर हो वो खुला अंत वाला है, मुक्त अंत वाला प्रश्न होगा, ओपन एंडेड क्वेश्चन होगा। ध्यान दीजिएगा, अब इसमें समझिएगा जरा, ये मैं समझाने जा रहा हूं। ये 2 खाने हैं, इनको जोड़ने पर आंसर 8 आना चाहिए। 2016 का क्वेश्चन है, 2016 का, ठीक है। ये तो सीटेट 2016 का प्रश्न है। अब देखो, किसी ने 5 3 ले लिया, किसी ने 3 5 ले लिया, किसी ने 4 4 ले लिया, किसी ने 6 2 ले लिया। तो आप देख रहे हैं, आप समझ रहे हैं क्या हो रहा है भाई, लाना सबको 8 है, लेकिन हो क्या रहा है एक्चुअल में, यहां चीजें भाई 8 है, तो किसी ने 6 2 कह दिया, किसी ने 5 3 कह दिया, किसी ने 3 5 कह दिया, किसी ने 4 4 कह दिया, राइट, किसी ने 4 4 कह दिया। तो ये चीजें हैं। तो ये कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब एक चीज देख रहे हैं आप, चीजें क्या हो रही हैं, डाइवर्ज हो रही हैं। क्या हो रही हैं, डाइवर्ज हो रही हैं। डाइवर्ज का मतलब मेरे प्यारे बच्चे, चीजें क्या हो रही हैं, अपसरित हो रही हैं, डाइवर्जन। तो जो यहां पे जो चिंतन होगा मेरे प्यारे बच्चे, वो हो जाएगा अपसारी चिंतन। डाइवर्जेंट थिंकिंग बोलते हैं उसको, अपसारी चिंतन। क्या होगा, डाइवर्जेंट थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग, ठीक है, अपसारी चिंतन। क्लियर हुई बात मेरे प्यारे बच्चों। ये मैं थोड़ा सा और अच्छे से इसलिए बता दिया कि हो सकता है कि स्टेप वो आगे बढ़ जाए, तो ये चीजें आपको समझनी है। अब लास्ट में समझिएगा, ऐसा प्रश्न जिसका सिर्फ और सिर्फ एक उत्तर हो, वो बंद अंत वाला या सीमित उत्तर वाला प्रश्न होगा, अभिसारी चिंतन होगा इसमें, या इसको अभिसारी प्रश्न भी कहेंगे। दूसरा खुले अंत वाला, मतलब नहीं, अपसारी चिंतन यहां होगा, ठीक, जिसका एक से ज्यादा आंसर होगा। ठीक है, आप क्वेश्चन पढ़िए, एक आंसर निकल के आ रहा है तो बंद हो जाएगा, वो बंद अंत वाला हो जाएगा। एक से ज्यादा आंसर निकल के आ रहा है तो मुक्त अंत वाला प्रश्न हो जाएगा। ठीक है, ये इतनी बातें समझ में आई। अब सीटेट 2016 में कौन सा क्वेश्चन उसने पूछा था, मैं जरा आपको आइडिया देता हूं मेरे प्यारे बच्चे, कैसे पूछा था उसने, ध्यान दीजिएगा। तो सीटेट 2016 में उसने जो क्वेश्चन पूछा था वो ये पूछा था कि भाई उसने दिया था, समझिएगा जरा, सीटेट 2016 की मैं बात करने जा रहा हूं।
तो सीटेट 2016 में उसने क्या क्वेश्चन दिया, उसने ये कहा कि 5 और 3, ये क्वेश्चन मार्क बना दिया उसने कहा जो ये प्रश्न है ना, ये प्रश्न, इसको आप इसी के सिमिलर मुक्त अंत वाले प्रश्न में बदलो, मुक्त अंत वाले प्रश्न में इसको आप बदलो इसी को। तो 5 3 अगर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब आपको एक ऐसा आंसर ढूंढना है उसमें ऑप्शन में कि मुक्त अंत वाले में बदलना है, एक से ज्यादा आंसर लाना है, भाई 8 तो लिख ही लेंगे। तो कोई 2 ऐसी संख्या लेनी है जिसको जोड़ें तो 8 आ जाए, यही क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा मुक्त अंत वाला प्रश्न हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा किन्हीं 2 संख्याओं का योग क्या होगा, 8 होगा, ये जवाब होगा। मतलब अगर ये देखा जाए तो 5 3 को ऐड करने को कह रहा था, तो ये कैसा क्वेश्चन था, ये बंद अंत वाला प्रश्न था। इसको किसमें कन्वर्ट करना था, इसको कन्वर्ट करना था मुक्त उत्तर वाले प्रश्न में कन्वर्ट करना था। राइट, ये बात क्लियर हुई। तो ये मैंने आपको बताया सीटेट 2016 का। ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जिनकी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, राइट। चलिए आगे कुछ और इसमें 2-3 पॉइंट मैं आपको बता दूं, इसके बाद ये चैप्टर फिनिश होगा, फिर हम लोग अगले चैप्टर में आपसे मुलाकात करेंगे। लेकिन पहले 2-3 पॉइंट जो खास पॉइंट हैं नोट करके हम लोग लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। इसमें जो पहला पॉइंट है, पहला पॉइंट क्या है कि ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए मैथ में कोई हम सवाल हल कर रहे हैं, कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, कोई क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, कोई सवाल को हल कर रहे हैं हम लोग, कोई क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो ये कैसे सॉल्व कराएंगे बच्चों से, ध्यान दीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे तो वो क्या कैसा होगा, वो एक्टिविटी बेस्ड होना चाहिए, यानी क्रियाकलाप आधारित होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, क्रियाकलाप आधारित होना चाहिए। ये पहला पॉइंट, सबसे खास बात। मैथ पढ़ा रहे हैं तो सवाल हल करने की बात होगी, तो वो कैसी होनी चाहिए, बच्चा उसमें इंटरेस्ट लेगा जब वो एक्टिविटी बेस्ड होगा। कैसा होगा, एक्टिविटी बेस्ड अप्रोच फॉलो करेंगे, उपागम अप्रोच फॉलो करेंगे तो वो बहुत बेहतर होगा। पहला पॉइंट क्वेश्चन आया यहां से। दूसरा पॉइंट मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, बच्चों में जो गणितीय विचार है, ठीक है ध्यान दीजिएगा, बच्चों में जो गणितीय विचार है, बच्चों में जो गणितीय विचार है मेरे प्यारे बच्चों, बच्चों के अंदर जो भी गणितीय विचार है वो कैसा होना चाहिए, उसको अगर हमको क्या करना है, अगर हमको उसको विकसित करना है, उसको डेवलप करना है, बच्चे के अंदर मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट डेवलप करना है, तो सबसे पहले इसमें स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे। इसमें सबसे पहले नंबर पर बच्चे को ठोस आकृति दिखाएंगे, ठोस। दूसरे नंबर पर बच्चे को क्या दिखाएंगे, चित्र दिखाएंगे, फिगर दिखाएंगे। तीसरे नंबर पर बच्चे को संकेत दिखाएंगे, यानी कि सिंबल दिखाएंगे। ठीक, तो बच्चे में अगर गणितीय विचार डेवलप करना है तो सबसे पहले सॉलिड चीज, ठोस चीज दिखाएंगे, फिर फिगर और फिर सिंबल। ठोस, फिर चित्र, फिर संकेत। बच्चे को पहले ठोस दिखा, छोटे बच्चों को देखो पहले ठोस चीजें दिखाई जाती हैं, फिर फिगर में बताया जाता है, फिर सिंबल, जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं। राइट, तो ये भी यहां से भी क्वेश्चन आया है। अगला जो पॉइंट है और संभवतः लास्ट पॉइंट है इस चैप्टर का, वो क्या है, इसमें एक शब्द इस्तेमाल हुआ था गणितीय संचारण। हालांकि एनसीएफ का शब्द है ये, गणितीय संचारण यानी मैथमेटिकल कम्युनिकेशन या मैथमेटिकल कम्युनिकेशन, गणितीय संचारण। ये क्या है भाई, गणितीय संचारण। मेरे प्यारे बच्चों, गणितीय संचारण की अगर बात करें हम लोग तो क्या है गणितीय संचारण, गणितीय विचारों को, ध्यान दीजिएगा, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि गणितीय विचारों को
गणितीय विचारों को संगठित एवं समाहित करना। ठीक, गणितीय विचारों को संगठित एवं समाहित करना, गणितीय संचारण। जो मैथमेटिकल कम्युनिकेशन है उसका यही मतलब है मेरे प्यारे बच्चे कि जो मैथमेटिकल थॉट्स हैं उनको ऑर्गेनाइज करना और उनको किसी चीज में इनकॉर्पोरेट करना। ठीक है, यानी इंक्लूड करना, सीधा सीधा ये सिंपल वे में ये समझें, राइट। तो ये गणितीय संचारण का मतलब होता है, यानी मैथ में बात करना है। मैंने अपनी जो थॉट्स है, मैथमेटिकल थॉट्स हैं, उसको कैसे करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे और किसी चीज में उसको रखने की कोशिश करेंगे, राइट। तो ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट जहां से क्वेश्चन बना है सीटेट में, सवाल को हल कैसे करेंगे, एक्टिविटी बेस्ड अप्रोच होनी चाहिए। सेकेंड नंबर, बच्चों में जो मैथमेटिकल थॉट्स हैं किस सीक्वेंस में डेवलप होना चाहिए, पहले सॉलिड चीजें, फिर फिगर, फिर सिंबल, राइट। और जो लास्ट पॉइंट था इसमें मैथमेटिकल कम्युनिकेशन, बच्चे के अंदर जो थॉट्स आएंगे मैथ से रिलेटेड, तो उसमें क्या होना चाहिए, वो ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए पहली चीज, और ऐसी होनी चाहिए जो दूसरे से क्या हो, इंटरलिंक्ड हो, राइट। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। मैंने पूरा का पूरा टॉपिक गणित की प्रकृति, नेचर ऑफ मैथ्स कवर कर दिया मेरे प्यारे बच्चे। अगर ये क्लास आपने पढ़ी, 1 नंबर कहीं नहीं गया आपका। धन्यवाद।